हेलो मित्रों, सीएल सर जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अब हम पुनः क्लास 2 लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। कल की क्लास में हमने विषय सूची पर चर्चा किया था कि हमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। आज मित्रों हम लोग राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे कि राज्य होता क्या है, राज्य कहते किसे हैं, स्टेट होता क्या है। देखिए, वैसे तो आम बोलचाल की भाषा में यूपी, बिहार, एमपी को हम राज्य कह देते हैं, लेकिन जब हम संवैधानिक भाषा पढ़ते हैं या संविधान का अध्ययन करते हैं, राजनीति का अध्ययन करते हैं, तो यूपी, बिहार, एमपी राज्य नहीं होता है। राज्य की कुछ शर्तें होती हैं, उसको मैं आप लोगों को बताऊंगा आज पहली क्लास में। कल विषय सूची कल की क्लास पढ़ लेना, जिससे कि टॉपिक बाय टॉपिक आपको क्लियर होता रहे। तो राज्य कहते किसे हैं, तो राज्य के लिए 4 तत्व इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से समझ लीजिएगा और नोट भी बना लेना। पहला है पर्याप्त जनसंख्या, पर्याप्त जनसंख्या। दूसरा है एक भौगोलिक सीमा, एक भौगोलिक सीमा। तीसरा है एक सरकार, और चौथा है संप्रभुता। इसी को कहते हैं सर्वोच्च सत्ता, या इसी को कहते हैं अंतिम सत्ता, अंतिम सत्ता। और संप्रभुता के जनक बोधा माने जाते हैं, बोधा माने जाते हैं। ध्यान से समझिएगा चीजों को। राज्य के लिए ये 4 तत्व जहां पे होंगे उसी को हम राज्य कहेंगे। पहली शर्त है कि एक पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए। ये जनसंख्या कितनी होनी चाहिए इसका कोई निश्चित निर्धारण नहीं है। कुछ राजनीतिक विचारक कुछ कहते हैं, कुछ राजनीतिक विचारक कुछ बताते हैं। और एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। यहाँ भौगोलिक सीमा का मतलब, जैसे ये भारत है मान लीजिए, और किसी राज्य के निकट समुद्र है, तो समुद्र के 12 या 15 मील दूरी तक उस राज्य का अपना भू क्षेत्र माना जाता है। और इसके अंतर्गत जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल को शामिल किया जाता है। वायुमंडल कहने का मतलब, जैसे भारत है तो ऊपर भी, नीचे भी और वायु पर, मतलब भारत के अंदर स्थलमंडल, जलमंडल, वायुमंडल पर पूरा अधिकार भारत सरकार का होगा। यदि समुद्र के निकट, भारत के निकट समुद्र है, तो उसके 12 या 15 मील दूरी तक जो रॉ मटेरियल मिलेगा वो भारत के पास होगा। तो देखिए, पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, तीसरा एक सरकार होनी चाहिए। इसको आप नोट कर लीजिए, फिर एक एक को मैं आपको बताता हूं, इसे आप जल्दी नोट कर लीजिए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से समझिए, पर्याप्त जनसंख्या हो गया, एक भौगोलिक सीमा, और एक सरकार होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए। सरकार और राज्य में कुछ अंतर है। जैसे राज्य अमूर्त है, ये दिखाई नहीं देता, जबकि सरकार मूर्त है, ये दिखाई देती है। अंतर समझ लीजिएगा, परीक्षाओं में प्रश्न आता है। राज्य अमूर्त है और राज्य अमूर्त है
सरकार मूर्त है, मतलब सरकार दिखाई देती है, राज दिखाई नहीं देता है। दूसरा अंतर यह है कि सरकार अस्थायी है जबकि राज्य स्थायी है। अंतर समझते चलिएगा, मतलब कि राज्य अमूर्त है, स्थायी है, भारत क्या है, स्थायी है, लेकिन सरकार अस्थायी है, ये स्थायी नहीं है। तो ये दो अंतर हो गए। अगला अंतर जो है कि राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, राज्य की सदस्यता क्या है, अनिवार्य है, जबकि सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। दोनों में देखिए अंतर कर लीजिए, ये प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। राज्य अमूर्त है, राज्य स्थायी है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि सरकार मूर्त है, दिखाई देता है, सरकार अस्थायी है, सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। ये चीजों को आप ध्यान से समझिएगा। अगली चीज ये है कि यदि सरकार अच्छी होगी, सरकार यदि अच्छी है तो राज्य अच्छा होगा, और यदि सरकार खराब है तो राज्य खराब होगा। क्यों? क्योंकि राज्य का नेतृत्व सरकार ही करती है। भारत का नेतृत्व कौन करता है? सरकार करती है। मतलब सरकार अच्छी होगी तो भारत अच्छा होगा, सरकार खराब होगी तो भारत खराब होगा। कहने का मतलब राज्य का एजेंट या संवाहक सरकार होती है, सरकार होती है। यहां तक बात समझ गए? बहुत आराम से समझिएगा कि राज्य के 4 तत्व हो पाए जाते हैं: पर्याप्त जनसंख्या, एक भौगोलिक सीमा, एक सरकार। सरकार और राज्य में अंतर क्या है? राज्य अमूर्त है, राज्य स्थायी है, राज्य की सदस्यता अनिवार्य है, जबकि सरकार मूर्त है, सरकार अस्थायी है, सरकार की सदस्यता अनिवार्य नहीं है। सरकार यदि अच्छी है तो भारत अच्छा होगा, सरकार यदि खराब है तो भारत खराब होगा। अर्थात सरकार क्या है? राज्य का एजेंट है, राज्य का संवाहक है। यहां तक बात क्लियर हो गई? आगे हम बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। 60 नोट्स बनाते चले, जो चीज समझ में ना आए तुरंत आप कमेंट करके पूछे, तत्काल आपको जवाब मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसी में अगला जो है संप्रभुता। संप्रभुता क्या है? संप्रभुता को ही सर्वोच्च सत्ता कहते हैं। सर्वोच्च सत्ता। देखिए, अंग्रेजों के समय में भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था। अंग्रेज कहते थे चल बैठ तो हम कहते थे जी हुजूर, और कहते थे चल खड़ा हो तो हम कहते थे जी हुजूर। जैसा अंग्रेज कहते थे वैसा हम करते थे, इसलिए अंग्रेजों के समय में भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था। इसके जनक बोधा माने जाते हैं। अब भारत संप्रभु राष्ट्र हो गया। किसके साथ संधि करनी है, किसके साथ समझौता करना है, किसके साथ क्या करना है, कौन सी योजना चलाना है, क्या नहीं करना, यह हमारे देश का राष्ट्र अध्यक्ष तय करता है। इसलिए भारत वर्तमान में क्या है? एक संप्रभु राष्ट्र है। तो संप्रभुता का मतलब जब किसी देश की सरकार अपनी गृह नीति, ये प्रश्न आता है, अपनी गृह नीति और विदेशी नीति
स्वयं तय करे, गृह नीति और विदेशी नीति स्वयं तय करे, तो हम कहेंगे कि वह सरकार संप्रभु है, अन्यथा संप्रभु नहीं है। एग्जाम्पल तौर पे आप समझिए, जैसे किसी के आपके पिताजी अब बेटा को कहें कि न्योता चले जाओ, न्योता चले जाएं, बिटिया कह दें खाना ले आओ, खाना पहुंचा दें, औरत कह दें पैर दबाओ, पैर दबाने लगे। इसका मतलब क्या है कि आपके पिताजी संप्रभु हैं, उनकी बात की कोई अवहेलना नहीं करता। अब बिटिया कह दे खाना ले आओ, कह दे जा लेके खाए ले, पत्नी कह दे पैर दबाओ, खुदे फैला दे, लो तुम्हें दबाओ, और बेटे कहे न्योता चले जाओ, कह दे तहीं चला जा। इसका मतलब क्या है कि पिताजी संप्रभु राष्ट्र नहीं है, घर में संप्रभु नहीं है, सर्वोच्च नहीं है, उनकी बात की अवहेलना होती है। इसी तरह से इसी समय जब भारत संप्रभु राष्ट्र नहीं था तो हमारे देश की गृह नीति और विदेशी नीति का निर्धारण अंग्रेज लोग तय करते थे, तो उस समय हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे। अब जरा समझिए यूपी बिहार एमपी क्यों? क्योंकि ये गृह नीति के राज्य में तो काम करेंगे, लेकिन विदेश नीति जो होता है ये संघ का मुद्दा है, केंद्र का मुद्दा है। इसलिए भारत क्या है, जैसे देखिए भारत एक राज्य है, यूपी बिहार और एमपी उसकी इकाई है। इसलिए जब हम संविधान पढ़ते हैं या राजनीति पढ़ते हैं तो हम राज्य को भारत समझते हैं, यूपी बिहार एमपी नहीं, संवैधानिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो आप इसको समझिए। तो संप्रभुता के बारे में ये सारी चीजें आप नोट करते चले। संप्रभुता, सर्वोच्चता, इसके जनक कौन है? बोधा है। और इसी के माध्यम से राज्य अपनी गृह नीति तथा विदेशी नीति का निर्धारण करती है। ध्यान से समझिए, 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तब भारत क्या था? डेमोनियन स्टेट था। डेमोनियन स्टेट इसे कहते हैं अधिराज्य। मतलब कुछ अधिकार हमारे पास थे और कुछ जब हमारे अंतिम निर्णय, सारे अधिकार तो हमारे पास थे लेकिन अंतिम निर्णय इंग्लैंड में होता था, इसलिए हम संप्रभु राष्ट्र नहीं थे, अधिराज्य से कहते थे। कब से कब तक? 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक। लेकिन जब 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान पूर्ण रूप से भारत में लागू हो जाता है तो हम संप्रभु राष्ट्र बन जाते हैं। इसलिए भारत संप्रभु राज्य से भारत, अमेरिका, जापान, कनाडा, रूस, ये क्या है? ये के राज्य हैं। ऑप्शन में दे देगा कि बताओ कौन सा राज्य है, दे दिया भारत, जापान, कनाडा और उसके अगर ये दे दिया कौन सा राज्य नहीं है, भारत, जापान, कनाडा, बिहार, तो बिहार राज्य नहीं है। या इस तरह से दे देता कौन राज्य है, यूपी, बिहार, एमपी, श्रीलंका, तो श्रीलंका राज्य है, यूपी, बिहार, एमपी उसकी इकाई है। तो बात समझिएगा, ये चार तत्व जहां पाए जाते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? राज्य कहते हैं। आज की क्लास में मैं आपको राज्य के बारे में चर्चा किया। अब धीरे धीरे हम संप्रभुता वगैरह के बारे में ये सारी चीजें आपको बता दिए। अब हम आगे जो है लोकतंत्र, संविधान सभा का गठन, इसकी चर्चा करते चलेंगे। तो आज की क्लास में हमने क्या बताया कि राज्य कहते किसे हैं? राज्य के लिए 4 शर्तें इंपॉर्टेंट है। पर्याप्त जनसंख्या होनी चाहिए, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, एक सरकार होनी चाहिए, एक संप्रभुता होनी चाहिए। जहां ये चारों तत्व पाए जाते हैं उसी को हम राज्य कहते हैं। समझ रहे हैं बात? भौगोलिक सीमा का मतलब स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल को शामिल किया जाता है। यदि किसी राज्य के निकट समुद्र है तो समुद्र के 15 मील दूरी तक उस राज्य का अपना भूक्षेत्र होता है। संप्रभुता के जनक बोधा माने जाते हैं। संप्रभुता का उद्देश्य है जब किसी देश का राष्ट्राध्यक्ष अपने देश की गृह नीति तथा विदेशी नीति का निर्धारण करे तो उसे हम संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत डेमोनियन स्टेट था, लेकिन जब 26 जनवरी को पूर्ण रूप से हमारे देश का संविधान लागू हो गया तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र बन गया। आज हमारे देश के राष्ट्राध्यक्ष का स्वैच्छिक करार है कि किसके साथ संधि करना है, किसके साथ समझौता करना है, किस सम्मेलन में हमें शामिल होना है, किस में नहीं शामिल होना है, ये हमारे राष्ट्राध्यक्ष के पास अधिकार है।
पहले किसके पास हुआ करता था? इंग्लैंड के पास हुआ करता था। इसीलिए भारत, जापान, कनाडा, रूस, अमेरिका, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड ये सब क्या है? राज्य है। यूपी, बिहार, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड ये सब क्या है? राज्य की इकाई है। तो मित्रों, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? राज्य कहते किसे हैं, राज्य के तत्व के बारे में हमने पढ़ा। इसमें जो चीज़ें आपको ना समझ में आई हो तो उसे कमेंट बॉक्स में करिएगा, पुनः आपको बताएंगे। और कोई भी आपका सुझाव है वो सादर आमंत्रित है। तो आज की क्लास हम मित्रों यहीं तक, फिर नेक्स्ट कल की क्लास में पुनः इसी के आगे चैप्टर हम आपका स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।